क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक लीनियर सर्किट गिवन है, ठीक है, जो कि फिगर में दिखाई गई है। और इस लीनियर सर्किट में हमें क्या बताना है, हमें R इक्वल टू इनफाइनाइट गिवन है, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट है। तो सिंपली ये क्या है, ये VTH है, या इसको VOC भी हम बोल सकते हैं, VOC। तो VTH और VOC की वैल्यू हमें 20 वोल्ट मिल गई है, ठीक है। और जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम R इक्वल टू 0 कर रहे हैं, यानी कि R को हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, ठीक है, R को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तब हमें 4 एम्पियर मिल रहा है। R यहाँ पे लोड है, ठीक है ना, R यहाँ पे लोड है। जब लोड ओपन था तो भी 20 वोल्ट हुआ, यानी कि VTH या VOC हमारा 20 वोल्ट हो गया। R जब 0 है, यानी कि हमने शॉर्ट सर्किट किया है लोड को, तो जब लोड शॉर्ट सर्किट था उस केस में हमें I का वैल्यू 4 एम्पियर मिला है। ये क्या है, ये शॉर्ट सर्किट करंट है हमारी। ISC कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि अगर R का वैल्यू 5 ओम है तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखो VTH है हमारे पास, ISC है, तो RTH हम निकाल लेते हैं। RTH कितना होगा, VTH अपॉन ISC। VTH की बात करें 20 हो गया और 4 ये हो गया, तो जो RTH का वैल्यू है वो हमारा 5 ओम आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। ये RTH हो गया हमारा, ये VTH हो गया हमारा, ये VTH है, ये RTH है हमारा। तो RTH का वैल्यू 5 ओम है हमारे पास और VTH का वैल्यू हमारे पास 20 वोल्ट है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई जब लोड की वैल्यू कितनी हो, R की वैल्यू कितनी हो, 5 ओम। R क्या है, लोड है यहाँ पे। तो जब R यानी कि लोड की वैल्यू 5 ओम है, तब इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है ना I, ये कितना होगा ये बताना है हमें, ठीक है ना। तो I इक्वल टू कितना होगा भाई, VTH अपॉन RTH प्लस RL, यानी कि 5 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 20/10। तो 2 एम्पियर का जो करंट है वो 5 ओम के रजिस्टर में से फ्लो होगा, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें करंट आई की वैल्यू बतानी है। आई करंट ये है, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। यहाँ पे जो आर है, आर का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 ओम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो बताना है हमें इस 1 ओम में से जो करंट की डायरेक्शन जो इस साइड फ्लो हो रही है, इस करंट आई की वैल्यू कितनी होगी, हमें यही बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्जन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये वोल्टेज सोर्स में इसको चेंज करेंगे और वोल्टेज सोर्स में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारा सर्किट देखने को मिलता है। तो देखो 4 वोल्ट ये हो जाएगा, ठीक है, और 1 ओम जे है, एज इट इज है, ये कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ सीरीज में इसका 2 ओम का रजिस्टर भी होगा, ठीक है। और इसके साथ सीरीज में इस वाले का 8 ओम आ जाएगा, ये भी ठीक है। और 7 और 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 वोल्ट जो है हमें वैल्यू मिल जाएगी वोल्टेज सोर्स की। अब हमें एक करंट सोर्स भी कनेक्ट करना है, इस डायरेक्शन में ये रहा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 एम्पियर का करंट सोर्स है ये। कितना, 4 एम्पियर का करंट सोर्स है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करें। देखो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से करंट जा रही है, ठीक है, इस तरीके से करंट जा रही है। हमें आई कैलकुलेट करना है, आई, ठीक है, आई करंट हमें इसमें से कैलकुलेट करना है। सर्किट को मैंने सही से ड्रॉ कर दिया है, नीट और क्लीन बना दिया है इसको, ठीक है। हमें आई यानी कि 1 ओम में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू चाहिए है, ठीक है। तो देखो एक चीज यहां पे समझ में आ रही है कि करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस 1 ओम की, तो 1 ओम में जो फ्लो होने वाला करंट होगा उसकी वैल्यू आई प्लस 4 होगी, ठीक है। क्योंकि देखो आई तो इसमें फ्लो कर रहा है, आई हमारा ये फ्लो कर रहा है यहां पे, ठीक है ना। और इसमें फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो आई प्लस 4 होगी। तो हम बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे। -4 प्लस 8 2 10, 10 आई हो गया प्लस 56,
+1। अब ये वाला दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, I+4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, 52 बचेगा यहाँ पे, प्लस 10I और एक I और एक्स्ट्रा हो जाएगी तो 11I हो गया यहाँ पे, और प्लस का 4 ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो 11I इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस का 48, सॉरी 56 होगा यहाँ पे, माइनस नहीं है, जस्ट वेट। ठीक है, ये 52 और 4 मिलके कितना हो जाएगा भाई, 56 हो गया। ठीक है, लेकिन इस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव का होगा, तो I बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 56/11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो I का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 5.09 एम्पियर। ये हमारा इसमें से फ्लो होने वाला ओवरऑल करंट है। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, हमें इस I के बारे में बताना है, ये जो I है ना, इसके बारे में बताना है कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है इस 1 ओम की रजिस्टर में से। ठीक है, तो इस I की वैल्यू कैसे बताएंगे हम, देखो इसमें जो हमने निकाला है उसमें 4 अभी एडेड है। ठीक है ना, तो हमें I चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, I प्लस 4 कर देंगे। ठीक है ना, तो I कितना है, माइनस 5.09 प्लस 4 कर देंगे हम यहाँ पे, तो माइनस का 1.09 एम्पियर। अगर देखें तो ऑप्शन बी के नियर अबाउट जो है इसका जो है आंसर हमें देखने को मिल जाता है। देखो हमें 4 इसलिए इसमें ऐड करना पड़ा, 4 हमें इसलिए इसमें ऐड करना पड़ा क्योंकि जो I है ना, इसमें से 4 एम्पियर का करंट भी फ्लो हो रहा है। ये वाला करंट I तो जा ही रहा है इसमें से, ये वाला I, लेकिन जो 4 एम्पियर का करंट है ये भी इसी में से निकल रहा है, तो हमें इसमें इसको ऐड करना ही पड़ेगा। ये I तो हमने सर्किट का करंट निकाला है, लेकिन इस सोर्स के इफेक्ट के कारण एक I हमें अलग से देखने को भी मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें नेटवर्क एक गिवन है, इसमें वैल्यू बतानी है RL की। RL यानी लोड रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होगी जिससे कि सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो लोड के लिए। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में क्या होता है, जो RL होता है वो RTH के बराबर होना चाहिए, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, RTH कैलकुलेट करना है। RTH कैलकुलेशन में हम करते क्या है, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, वोल्टेज को शॉर्ट कर देते हैं, तो करंट को हम ओपन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और लोड को भी ओपन करेंगे हम RTH, क्योंकि RTH लोड के अक्रॉस ही तो कैलकुलेट करेंगे हम। तो ये ओपन हो गया भाई, RL हटा दिया हमने, इसके अक्रॉस हम RTH निकाल रहे हैं, ये ओपन सर्किट हो गया भाई, यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया ये। तो सिमिलरली सर्किट हमें कैसा मिलेगा देखने के लिए, सर्किट हमें ऐसा मिलेगा, 10 और 5 सीरीज में आ जाएंगे तो 15 ओम ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा RTH रहा, इसके अक्रॉस हमें चाहिए है। और इस साइड देखें 6 और 4 ऐड होके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10 ओम ये हो गया। तो सिंपली RTH कितना आ जाएगा, RTH इक्वल टू 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10, दैट इज 150 अपॉन 25, दैट इज 6 ओम। कितना आ गया, ऑप्शन बी यानी कि 6 ओम। तो RTH और RL इनकी वैल्यू 6 ओम हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। लेट मी चेंज द पेन कलर, यस। अब देखते हैं इसको, हमें एक सर्किट गिवन है। ठीक है, इसमें इक्विवेलेंट लोड बताना है, यानी कि लोड किस वैल्यू का होगा वो बताना है, यानी कि सिंपली जो V है और I है इनका रेशियो हमें बताना है, और दूसरी भाषा में कहे सिंपली हमें RTH बताना है। सिंपली क्या बताना है, RTH बताना है, सब एक ही चीज है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां का पोटेंशियल हमें ऑलरेडी गिवन है, यहां का पोटेंशियल हमें V गिवन है, ये जो V है ना जो हम देख रहे हैं यहां पे, ये यहां का पोटेंशियल है। तो हम KCL अगर लगाएं इस नोड पे, तो I जो करंट की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनकमिंग करंट है, प्लस V अपॉन 4 प्लस V माइनस 2I
अपॉन 2, सिंपली नोडल एनालिसिस लगा दिए हैं हम, इस नोड पे हमने नोडल लगा दिया है, इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 4i प्लस v प्लस 8 माइनस 4i इक्वल टू 0। यहां से हम देखते हैं 4i मिलके 8i हो जाता है। यहां पर ये v था, और जब v से हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 था तो 2 बचेगा, ऊपर तो 2 भी यहां पे हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये 2 भी हो गया। तो 4i मिलके माइनस का 8i हो गया, और 2 भी और v मिलके प्लस का 3 भी हो जाएगा, इक्वल टू 0। देन 3 भी इक्वल टू 8i, ठीक है। अब हमें v और i निकालना है, v और i का रेशियो चाहिए हमें, तो यहाँ पे 8/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे v और i मिलके क्या हो जाएगा, r हो जाएगा या rth हो जाएगा, और 8/3 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि किसी कॉइल में सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स स्पेसिफाइड है किसी भी पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट के लिए, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हो टाइम कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टाइम कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, टाइम कांस्टेंट जो एल है, यानी कि इसमें जो टर्न्स यूज करे गए हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो टाइम कांस्टेंट होगा वो एल बाई आर होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस भी होगा। अगर हम बात करें एल की, अगर हम बात करें किसकी, एल की, तो जो एल है, जो टाउ के केस में जो एल है हमारा, जो एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एन स्क्वायर के। और अगर आर की बात करें तो आर डायरेक्टली एन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एन हम डबल कर रहे हैं, कभी हाफ कर रहे हैं, तो इस तरीके से बेसिकली डिपेंड तो वो लेंथ पे करता है, लेकिन लेंथ भी तो एक तरीके से टर्न पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है ना, क्योंकि टर्न अगर हम डबल कर रहे हैं तो लेंथ भी डबल हो रही है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम टाउ को देखें तो टाउ बराबर में क्या हो रहा है, एल की जगह अगर हम एन स्क्वायर पुट कर दें, प्रोपोर्शन लगा देते हैं, एन स्क्वायर पुट कर दें और आर की जगह हम एन पुट कर दें, इससे ये कैंसिल हो गया। तो जो टाइम कांस्टेंट है ना वो एन के प्रोपोर्शन आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स की। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेंगे तो भाई टाइम कांस्टेंट डबल हो जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स 4 टाइम्स करेंगे तो टाइम कांस्टेंट 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसका जो मेन कंक्लूजन है वो इस तरीके से ये वाले फॉर्मूले से आ जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक सर्किट गिवन है फिगर में, इसमें वोल्टेज बताना है कैपेसिटर के अक्रॉस स्टडी स्टेट कंडीशन में कितना वोल्टेज होगा। तो देखो अगर हम बात करें कैपेसिटर की, कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर इनिशियली जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है, और अगर हम बात करें स्टडी स्टेट के केस में तो उस केस में ये क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। तो जब यहां पर ये जो कैपेसिटर है जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा ना तो इसमें करंट तो कोई होगा नहीं, तो ये 12 का जो 12 वोल्ट आपको दिख रहा है ना, ये पूरे का पूरा 12 वोल्ट यहीं आपको इसी पॉइंट पर मिलेगा, पूरे का पूरा वोल्टेज, क्योंकि करंट इसमें है नहीं और ओपन सर्किट है, तो पूरे का पूरा ये पोटेंशियल कैपेसिटर की टर्मिनल के अक्रॉस, प्लेट के अक्रॉस पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हमसे पूछा गया है कि 1 बीओटी यूनिट किसके बराबर होती है, तो 1 बीओटी यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो 1 बीओटी होती है वो 1 यूनिट के बराबर होती है, ठीक है। और 1 यूनिट का मतलब ही क्या है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और अगर 1 किलोवाट आवर को हम वॉट सेकेंड में ले जाएं तो 1000 इंटू 3600 ये वॉट सेकेंड में चला जाएगा। तो यहां से हम देखते हैं 3.6 इंटू 10⁵ जूल हमें जो है देखने को मिल जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जितने भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो सबको याद रखना। फिलहाल में क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक इलेक्ट्रिकल हीटर गिवन है, ठीक है, जो 1000 वॉट की पावर कंज्यूम कर रहा है। अगर हम इसको 250 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं तब, ठीक है। अगर इसी सेम हीटर को अगर हम 200 वोल्ट से कनेक्ट करें तो कितनी पावर को ये कंज्यूम करेगा। तो पता है हमें P इक्वल टू क्या होता है पैरेलल सर्किट में, V² बाई R। अगर कुछ ही मेंशन नहीं है तो बाई डिफॉल्ट हम पैरेलल सर्किट ही मान के चलते हैं, ठीक है।
तो पावर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बस कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे P1 अपॉन P2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब P1 और P2, P1 तो मेंशन है 1000 वॉट, P2 हमें चाहिए है। और अगर V1 और V2 की बात करें तो V1 यानी कि इनिशियल वोल्टेज हमारा 250 था, है ना, इनिशियल वोल्टेज हमारा कितना था, यानी कि V1 वोल्टेज की अगर हम बात करें तो V1 वोल्टेज हमारा 250 था। ठीक है, V1 हमारा 250 हो गया और V2 हमें कितना करना है 200 करना है, इसका स्क्वायर। और इससे ये कैंसिल हो गया, 55 25 5 चौको 20, तो P2 बराबर कितना आ जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौको 16, तो 16,000 इस साइड हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ये हो जाएगा। ठीक है, 25 से हम इसको काटेंगे तो 25 छक्के 150, बचा 10, तो 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, 640 वोट आ जाएगा हमारा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 640 वॉट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमें 3 कैपेसिटर गिवन है और 3 माइक्रोफैरड इनकी वैल्यू है, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है और एक 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है इस जो सीरीज अरेंजमेंट है इसके साथ में। तो इसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा कॉम्बिनेशन का वो कितना, वो देखो क्वेश्चन है क्या, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरड, इसकी भी वैल्यू 3 माइक्रोफैरड, और इसके साथ में हमने क्या किया है, एक पैरेलल कैपेसिटर को कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो बस निकालते हैं इसका, ये सीरीज में है 3 ओम, सॉरी 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, तो इसका दोनों का सीरीज निकालेंगे तो इफेक्टिव है 1 माइक्रोफैरड मिलेगा। ठीक है, पता होगा आपको कि जो पैरेलल का फॉर्मूला रजिस्टर में होता है वही सीरीज के केस में हो जाता है कैपेसिटर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड मिलेगा हमें जब 3 और 3 का सीरीज करेंगे हम, और 6 एजिटेज हम कर देंगे, 6 माइक्रोफैरड एजिटेज कर दिया हमने। और जब 1 और 6 माइक्रोफैरड का हम पैरेलल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सी बात है दोनों ऐड हो जाएंगे, तो सी इक्विवेलेंट हमें कितना मिलेगा 1 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड, दैट इज 7 माइक्रोफैरड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास कितना आ गया है 7 माइक्रोफैरड, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है, ठीक है, इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है सर्किट को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो भाई इसमें सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है हम हमेशा 2 या 2 से अधिक सोर्सेज वाले सर्किट में ही इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि कम से कम एटलीस्ट 2 सोर्स तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, तब हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो नॉर्टन थ्योरम का एप्लीकेशन होता है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, बेसिकली हम किस तरीके से इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक नॉर्टन करंट होती है, उसके साथ में हम क्या करते हैं एक पैरेलल रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, नॉर्टन रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं और यहां पर हम लोड लगा देते हैं। तो ये जो सर्किट है, ये जो इतना इतना आप जो पार्ट देख रहे हैं, इतना इतना पार्ट, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट में हम किसका यूज करते हैं, एक करंट सोर्स का यूज करते हैं और एक इंपीडेंस को हम क्या करते हैं पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को शायद मैं करवाया हूं कि नहीं करवाया हूं, शायद नहीं करवाया हूं, अभी नहीं करवाया मैं इसको। चलिए तो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका फिगर है, और इस फिगर का जो पोटेंशियल है, जो इसमें जो ई गिवन है, ये इसका मेन पोटेंशियल है। इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मान लिया हमने आर है। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से मूव कर जाते हैं केबीएल लगाकर, ठीक है। तो माइनस का ई, मैं पहला वाला साइन हमेशा लेके चलता हूं, ठीक है, पहला वाला साइन पहले लेता हूं, ठीक है, आई हो जाएगा। अब ये वाला आर है और 10 है, ये जुड़ जाएगा, तो आर प्लस 10, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है सोर्स का, ठीक है, और ये प्लस वी इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब फाइनली अगर हम देखें तो E माइनस आई आर प्लस 10 इक्वल टू वी, हमने v को उस साइड भेज दिया तो माइनस हो गया, तो इस साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली हमें इक्वेशन ये मिल गई है, ठीक है। अगर हम बात करें इनिशियली, चलो पहले ग्राफ को समझ लेते हैं, ये ग्राफ क्या कह रहा है, ठीक है ना, इस ग्राफ को समझते हैं। तो इस ग्राफ में आप एक चीज देखो, y बराबर में क्या होता है, y बराबर में एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। यहाँ पे m क्या है, स्लोप है। अगर y की बात करें तो यहाँ पे वोल्टेज जो है y की एक्सिस पर है, और m की बात करें स्लोप, स्लोप की बात कर रहे हैं हम, तो स्लोप इसका कितना निकल के आएगा, इसका स्लोप y अपॉन एक्स कर देंगे, यानी कि चेंज इन वोल्टेज अपॉन करंट हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और x की वैल्यू बात करें, x का यानी करंट की बात कर रहा है ये, प्लस c यानी कि जो एक्सेस है ओरिजिन से कितनी दूर है, ये 100 है, ठीक है। तो v बराबर में मिलेगा, चेंज इन वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है, तो 12.5 आई प्लस 100, सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, v इक्वल टू, यहां पे एक चीज याद रखना, ये स्लोप है ना, ये स्लोप निगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन भी होगा, ठीक है ना, यहाँ पे निगेटिव साइन भी होगा, तो माइनस का 24i, क्योंकि भाई ये स्लोप निगेटिव है, समझ में आ रहा है ना, ये स्लोप जो है वो निगेटिव जा रहा है वो, इसीलिए हमने निगेटिव साइन लिया है, निगेटिव का mx लिया है, ठीक है, निगेटिव स्लोप होने के कारण। माइनस का 24i प्लस 100, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। अब देखो इस इक्वेशन में देखो आप, ये जो E है, इस E की जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है, 100 वोल्ट है, तो यहां पे हम 100 वोल्ट पुट कर देते हैं, ठीक है। आई आर प्लस 10 इक्वल टू वी, इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको बनाया है। अब एक चीज, अब आप समझ रहे हो कि जो E है इसको 100 क्यों लिया है, E को 100 इसलिए लिया है क्योंकि हम करंट को अगर हम 0 समझ लें तो उस केस में जो E होगा, भाई जो यहाँ पे देखो ना, जब करंट इस एक्सिस पे 0 है तो उस केस में जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो हमने वही काम यहाँ पे किया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो v से v खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 24i प्लस 100 इक्वल टू 100 माइनस आई आर प्लस 10, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू बची हुई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 100 से देखो 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस प्लस की दोनों वैल्यू है, अगर हम एक को किसी दूसरी साइड ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो दोनों खत्म हो जाएंगे। अब इसका नेगेटिव साइन इसके नेगेटिव साइन से कैंसिल हो गया, ठीक है ना, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, सिंपली आर प्लस 10 इक्वल टू 24 हमारे पास बच रहा है। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो आर बराबर में 24 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 14 ओम, कितना आ गया, तो जो आर का वैल्यू है यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस है सोर्स का, वो कितना है 14 ओम, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, डी यहां पे जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है, हमें एक वैल्यू गिवन है लोड इंपिडेंस की, ठीक है, ZL, और लोड जो है वो मैक्सिमम पावर को कंज्यूम कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का इसमें केस है सिंपली। तो उस केस में क्या होता है, जो ZL होता है, ZL इक्वल टू ZS का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि AC सर्किट के केस में जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता है उसका यही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ZL है इसको हम ZS का कंजुगेट बनाएं। कंजुगेट का मतलब बेसिकली होता क्या है, हमें क्या करना है, जो J वाला टर्म है उसके साइन को चेंज कर देना है, तो यहां पे 30 माइनस J40 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे प्लस था तो हमने यहां पे माइनस कर दिया, ZL हमें ये मिल गया। अब इनने पूछा है
अब इनने पूछा है यहाँ पे पावर फैक्टर ही बताना है और जो इम्पीडेंस है वो ही बताना है। तो देखो सिंपली इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम। जेड एल का जो मैग्नीट्यूड है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर ओवर द रूट 900 प्लस 1600 ओवर द रूट, यहाँ पे 2500 आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सिंपली हमें कितना मिलेगा, 50 मिल जाएगा, 50 ओम। तो जो जेड एल का मैग्नीट्यूड है यानी कि लोड इंपीडेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 50 ओम आ गई है। अब बात आती है इसके पावर फैक्टर की। है पावर फैक्टर भी चाहिए ना, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, आर अपॉन जेड। जेड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है क्वेश्चन से देखेंगे या फिर यहां से भी देख लो, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 है। तो 30 ये हो गई अपॉन 50 ये हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 0.6 आएगा। अब लीड आएगा कि लैग आएगा, देखो यहां का जो साइन है ना ये डिपेंड करेगा कि लीड आएगा कि लैग आएगा। और लोड पावर फैक्टर हमसे पूछा है तो यहां पे अगर माइनस है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमेशा लीड होगा क्योंकि कैपेसिटर के केस में ही माइनस आता है जे वाला टर्म। तो -6 सॉरी माइनस जो लीड है, लीड वाला टर्म आ गया हमारे पास। तो लोड रेजिस्टेंस हमारे पास, लोड इंपीडेंस 50 ओम आ गया है और अगर पावर फैक्टर की बात करें तो 0.6 लीड आ गया है। तो बात करें ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। पावर फैक्टर 0.6 लीड होगा क्योंकि नेगेटिव टर्म है हमारे पास जी वाला लोड के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि एक कोई वोल्टेज सोर्स है, इसका ओपन सर्किट वोल्टेज 150 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 75 ओम है, तो इसका जो इक्विवेलेंट करंट सोर्स है वो कितना होगा। ठीक है ना, अरे भाई सिंपली इसमें कुछ नहीं है, इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स कितना होगा, तो भाई कुछ नहीं करेंगे हम, आई बराबर में क्या होगा V अपॉन आर। तो V हमारे पास 150 है, 75 आर हो गया हमारे पास। तो 75 यहां पे 2 बार जाएगा तो आई का वैल्यू, करंट का वैल्यू कितना 2 एम्पियर आ गया। और अगर हम बात करें 75 ओम की तो भाई ये एज इट इज 75 ओम ही रहेगा। तो 2 एम्पियर को हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में किसके साथ, 75 ओम के साथ। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कुछ नहीं है, सोर्स कन्वर्जन का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, देखो अगर बात करें रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट, रजिस्टिविटी की कितनी होती है, ओम मीटर होती है। अगर वहीं हम कंडक्टिविटी की बात करें तो 1 अपॉन रजिस्टिविटी। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो 1 अपॉन रजिस्टिविटी। ठीक है, तो 1 अपॉन ओम मीटर, तो इसका महो पर मीटर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसआई यूनिट जो होती है कंडक्टिविटी की वो मोह पर मीटर होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है 14.5 ओम के अक्रॉस। ठीक है, हमें इसके अक्रॉस जो है V का वैल्यू निकालना है। तो जो V है V1 मान लेते हैं हम इसको, V1 का वैल्यू हमको चाहिए है। तो कुछ नहीं, सिंपली वोल्टेज डिवीजन लगा लेंगे, 200 इंटू 14.5। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 60 ये है, 25 और 15 यानी कि ओवरऑल मिला के 100 आ जाएगा। तो ये 2 टाइम्स कटेगा और यहाँ पे 29 वोल्ट, V1 का वैल्यू कितना 29 वोल्ट हो जाएगा। जहां पर भी 29 वोल्ट आपका आंसर में होगा, ऑप्शन में होगा, वहीं पर आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमें एक नेटवर्क गिवन है फिगर में और करंट की वैल्यू 8 ओम में हमें बतानी है कि 8 ओम से फ्लो होने वाली जो करंट है, जो आई करंट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें टोटल करंट पता होना चाहिए। अगर हम इस सर्किट को देखो तो 12 ओम और 8 ओम सीरीज में है तो 20 ओम हो गया, और 20 ओम और ये वाला 20 ओम दोनों मिलके पैरेलल में हो जाएगा तो 10 ओम बचेगा। तो फाइनली हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10 ओम आ गया, और वोल्टेज हमारे पास 48 वोल्ट है तो करंट हम निकाल लेंगे 48 वोल्ट अपॉन 10 ओम करके, तो 4.8 एम्पियर हमारा टोटल करंट आ गया। अब देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसमें 20 ओम है ये और इसमें भी 20 ओम है, तो भाई दोनों में सेम करंट जाएगा, आधा आधा करंट जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों में जो करंट है वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको करंट डिवीजन का रूल लगाना है तो वो भी लगा लो भाई, सामने वाला 20 हो गया, नीचे वाला 20 हो गया, इससे नीचे वाला 40 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये 2 टाइम्स कटेगा और इसको जब हम करेंगे तो 2.4 एम्पियर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो 8 ओम में से फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी? 2.4 एम्पियर। दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि एक टुकड़ा है पेपर का, इसको हमने क्या किया है, ऑयल में भिगो दिया है, इंसुलेटेड ऑयल है, यानी कि इम्प्रीग्नेटेड पेपर बना दिया हमने उसको, ठीक है, और उसको इंसर्ट किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द प्लेट्स? तो देखो एक चीज समझ लो, C बराबर में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ये हमारा जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होता है। अब एक चीज याद रखना, अगर बात करें ई आर की, एप्सिलॉन आर की, ये ई आर की, तो ये होता है 1 किसके लिए, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए, ठीक है ना, यूजुअली 1 होता है। अब हमने इसको पैरेलल प्लेट में जो कैपेसिटर हमने यूज किया है उसमें हमने ई आर 1 ले लिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो ऑयल सोक्ड पेपर है, ऑयल सोक्ड पेपर है, इसका जो एप्सिलॉन आर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इसकी वैल्यू होती है 3 to 5 के बीच में। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब ऑयल सोक्ड पेपर को रखेंगे तो ई आर एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। जो एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो फाइनली जब एप्सिलॉन आर इंक्रीज करेगा तो भाई सिंपल सी बात है कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी, ये भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्स सी की तो 1 अपॉन ओमेगा सी, अगर सी इंक्रीज कर रहा है तो एक्स सी डिक्रीज करेगा, ये भी पते की बात है, ठीक है, ये भी क्लियर है यहां से। अब हम बात करें किसकी, वोल्टेज की, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू एक्स सी, ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर एक्स सी डिक्रीज करेगा, समझ रहे हैं आप, अगर एक्स सी हमारा डिक्रीज कर रहा है यहां पे तो सिंपल सी बात है भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज होगा वो भी डिक्रीज करेगा, इसीलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है टेस्ला किसकी यूनिट है, यानी कि टेस्ला किसके बराबर है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फ्लक्स डेंसिटी की इकाई है ये, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, ठीक है, वॉल्यूम रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, यानी कि फाइनली आपको ओम मीटर ही मिलेगा, ठीक है ना। और एक होता है सरफेस रेजिस्टिविटी, सरफेस रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम पर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमने 4 रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम 5 ओम और 20 ओम को कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ऑप्शंस को देखते हैं। 1 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, 5 ओम हो गया, 4 ओम हो गया। देखो जब हम इनको पैरेलली कनेक्ट करेंगे ना तो इनका जो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 2 ओम से हमेशा कम होगा, 2 ओम से हमेशा कम होगा, क्योंकि इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू की रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो 2 ओम से हमेशा कम होगा। तो ऑप्शन इसमें अगर देखें 2 ओम से 1 ओम ही दिख रहा है जो 2 ओम से लीस्ट है, 2 ओम तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर इसको फर्दर आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20, ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली, ठीक है ना। तो 20 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास, 10 आ गया ये, 5 आ गया ये, 4 आ गया ये, 1 आ गया ये, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट ये रहा, ठीक है। आर इक्विवेलेंट करेंगे, हम पलट रहे हैं बेसिकली, आर इक्विवेलेंट करेंगे, इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो पलट देंगे हम पूरी वैल्यू, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 10 5 15, 15 और 5 20, तो 20 ये आ गया, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया, 1 ओम हो गया ना। तो सिंपली ऑप्शन ए ऐसे भी आ गया हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हमें एक फिगर मेंशन है, उसमें वैल्यू ऑफ आर, यानी कि जो आर कनेक्ट है, जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसका वैल्यू हमें बताना है। तो हमें क्या दिख रहा है यहां से, ये जो 10 ओम है और ये वाला जो 10 ओम है, ये दोनों के दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो हम सबसे पहले सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो 100 वोल्ट ये एजिटेज हो गया, ये हमारा आर हो गया जिसका वैल्यू हमको चाहिए है, ये हमारा 8 ओम हो गया, ठीक है। और ये हमारा 10 और 10 का पैरेलल करेंगे तो 5 ओम हो गया, ठीक है।
इसमें ये करंट है, ये 8 एम्पियर है ये, ठीक है ना, ये 8 एम्पियर है और R ओम का रजिस्टर है, ये ओम नहीं है, ये एम्पियर है यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था। अब बस कुछ नहीं है, इस लूप में एक बार मूव कर जाओ, आ जाएगा आपका वैल्यू। तो मैं पहला साइन हमेशा पहले लेता हूं, तो माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है, प्लस जो करंट है 8 एम्पियर का करंट है हमारे पास, 8 इंटू आर प्लस 5, 8 इंटू आर प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 8 इंटू आर प्लस 5 इक्वल टू 100, तो 8 आर इक्वल टू 100, तो 8 का 5 में गुणा करेंगे और यहाँ पे -40 सीधे सीधे कर देंगे हम। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60/8। तो बस 8 सते 56, 4 बच रहा है, 8 चौको 32, 8 पंच 40, तो 7.5 ओम जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 60 को जब अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 7.5 जहां भी होगा वहां हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि पावर कंज्यूम्ड कितनी हुई होगी इस दिए हुए सर्किट में, ठीक है। यानी कि सिंपली हमें सबसे पहले इनपुट करंट चाहिए पड़ेगा और वोल्टेज हमारे पास है ही, तो सिंपली हम पावर कैलकुलेट कर लेंगे। तो करंट चाहिए है हमें, उसके लिए हमें आर इक्विवेलेंट भी चाहिए पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, 30 का पैरेलल करेंगे 20 के साथ और ऐड कर देंगे 8 में, ठीक है। तो 600 ये आ जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 ये आ गया, ठीक है ना, प्लस 8 एजिटेज प्लस 8 एजिटेज, तो 20 ओम जो है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, हमें करंट चाहिए ना, तो I इक्वल टू क्या करेंगे, V अपॉन I कर देंगे। तो V हमारे पास कितना है, 10 है, एक सेकंड, ये V अपॉन R लिखना था, मैं कुछ और लिख दिया। V अपॉन R, ठीक है, R इक्विवेलेंट, तो 10 अपॉन 20 कर देंगे, सिंपली हमें 0.5 एम्पियर का जो करंट है वो देखने को मिल जाएगा। तो I का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया भाई, 0.5 एम्पियर आ गया। तो बस पावर इजी है, सिंपली V इंटू आई कर देंगे हम यहाँ पे, तो 10 इंटू 0.5 यानी कि 10 का आधा हो जाएगा, यानी कि 5 वॉट। तो 5 वाट की जो पावर है वो दिए हुए सर्किट में कंज्यूम होगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में दो बल्ब दिए हुए हैं, 200 वॉट और 200 वोल्ट का एक बल्ब है और दूसरा बल्ब है 100 वॉट और 200 वोल्ट का। इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है और जो वोल्टेज है 400 वोल्ट अप्लाइड किया है इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। तो इस कंडीशन में किस हिसाब से हमें जो है बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हमें देखें ना यहाँ पे, तो देखो वोल्टेज रेटिंग तो सेम है दोनों की, लेकिन पावर रेटिंग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका जो रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो बल्ब 1 के लिए हम R1 कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो सिंपली 200 इंटू 200 बाई 200, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। V स्क्वायर अपॉन P में फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन P इक्वल टू R1। तो यहाँ पे 200 ओम जो है बल्ब 1 की रेजिस्टेंस आ गई। R2 की बात करें तो उसके केस में हम फिर से V स्क्वायर बाई R करेंगे। तो V कितना है, 200 है, तो 200 का स्क्वायर कर दिया हमने और यहाँ पे 100 अकेला आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना, 400 ओम आ गया। कितना आ गया, 400 ओम आ गया। तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, R1 R2। R1 कितना है हमारा, 200 ओम है, और अगर हम बात करें R2 की, तो R2 हमारा 400 ओम है, ठीक है, और इसको हमने सप्लाई कितनी दी है, 400 वोल्ट की सप्लाई दी है। अच्छा, अब हमें आगे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बेसिकली देखो मैं दिखाता हूं क्या, हमें बस यही बताना है ना कि कौन सा जो बल्ब है वो ज्यादा या कम ग्लो करेगा, ठीक है ना। तो देखो ये 400 वोल्ट है, इसमें जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन जो करंट होगी ना, करंट करंट वो सेम ही फ्लो होगी। अगर आई करंट इसमें से फ्लो हो रही है तो आई करंट इसमें से ही फ्लो होगी। तो सिंपल सी बात है, हमें पावर किसके अक्रॉस ज्यादा देखने को मिलेगी भाई, सिंपल सी बात है, जो P2 होगा, बल्ब 2 होगा, उसके अक्रॉस ज्यादा पावर होगी P1 की कंपैरिजन में,
ठीक है ना, क्योंकि जो R2 है, जो बल्ब 2 है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आई स्क्वायर आर का हम जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो R2 के अक्रॉस ही हमें ज्यादा पावर कंजम्पशन देखने को मिलेगा। ज्यादा पावर कंजम्पशन का मतलब ये है कि वो बल्ब उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ जल रहा है, उतना ही ज्यादा वो अच्छी से तेजी से जल रहा है। तो जो ऑप्शन हमारे पास बी है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बल्ब, देखो ये है हमारा बल्ब B1 और ये है हमारा B2, ठीक है ना। तो जो P2 है वो ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है B2 ज्यादा ब्राइटर जलेगा। तो 200 वॉट बल्ब विल बी ब्राइटर देन 100 वॉट बल्ब। ओ नो नो नो, ये एक सेकंड, ये B2 ही हमारा ये था ना, तो B2 ही पावर P2 ज्यादा है। ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकंड, ये नहीं होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन होगा, मैं उल्टा कर दिया, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जो बल्ब B2 है वो ये है हमारा 100 वॉट और 200 वोल्ट का है, और उसी का जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओम निकल कर आया है, और इसी के अक्रॉस जो पावर P2 है वो ज्यादा कंज्यूम हो रही है। ज्यादा पावर कंज्यूम हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो B2 बल्ब है, जो 100 वॉट का बल्ब है, ये ज्यादा ग्लो कर रहा है 200 वॉट के बल्ब की कंपैरिजन में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेटवर्क में एक गिवन है, इसमें अगर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस हम अगर डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है, व्हेन द सर्किट इज एक्टिव एंड करंट इज फ्लोइंग, यानी कि सर्किट एक्टिव है और करंट जो फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा, इसके ऑप्शन बता देता हूं, कुछ ऐसे हैं। जो करंट होगा वो इंक्रीज करेगी, ऑप्शन बी होगा डिक्रीज करेगी, ऑप्शन सी होगा डबल, ऐसे करके मतलब 2-3 ऑप्शन समझ लीजिए, और डी मान लेते हैं नन, यानी कि कुछ भी नहीं होगा। अब आप खुद बताओ कि जब इनिशियली ये वाला 4 ओम का, इसी को हटा रहे हैं हम, मान लेते हैं इसी को हटा रहे हैं, क्योंकि दोनों में से किसी को भी हटा सकते हैं, लेकिन जब इनको कनेक्टेड किया हुआ है तो इनका जो, इन दोनों का जो इफेक्ट है ना, वो थोड़ा बढ़ के मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। यानी कि अगर समझ में ऐसे नहीं आ रहा है ना, तो इसका सॉल्यूशन ही बना लेते हैं, वैसे बिना सॉल्यूशन के भी ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं पूछा है, इनकी डिक्रीज के बारे में पूछा है। तो इसमें अगर हम आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो 6 प्लस जो 4 ओम है, इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे तो 2 + 2 मिलेगा, यानी कि आर इक्विवेलेंट 10 ओम आ गया हमारा। ये कब का है, पहले का है, तो आर इक्विवेलेंट 1 कर देते हैं हम इसको। ठीक है, आर इक्विवेलेंट 1, लेकिन आर इक्विवेलेंट 2 जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसके हिसाब से अगर हम करें, यानी कि 4 ओम का एक रजिस्टर हम डिस्कनेक्ट कर दें पैरेलल में से, तो कितना मिलेगा, 6 + 4, एक 4 को हमने हटा दिया, ठीक है, +2, तो 12 ओम आ गया। कितना आ गया, 12 ओम आ गया कि नहीं आएगा। जो आर इक्विवेलेंट 2 है उसकी वैल्यू 2 ओम, 12 ओम आ चुकी है, ठीक है, 12 ओम आ चुकी है, यानी कि 2 ओम ज्यादा वैल्यू है इसकी। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि पहले के टाइम में जब आर जो रेजिस्टेंस है 4 ओम का वो पैरेलली कनेक्ट था, तो उस केस में आर इक्विवेलेंट कम था, लेकिन जैसे ही हमने जो 4 ओम का रजिस्टर है उसको हटाया तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो इससे समझ में ये आता है कि जो करंट है, करंट क्या होता है, V²/R। जब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास, आर इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू हमारी बढ़ गई, ठीक है, भले वो 2 ओम से बढ़ी, लेकिन बढ़ी तो ना, तो जो करंट की वैल्यू होगी वो कम होगी, करंट कैसा होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो आर इक्विवेलेंट है वो बढ़ गया है। तो अगर हम बात करें सही आंसर की, तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी होगा, ए नहीं होगा, डिक्रीज करेगा करंट। ठीक है ना, करंट कैसा होगा, करंट डिक्रीज करेगा। करंट विल डिक्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों होगा, बेस हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें यहीं से समझ में आ गया था कि जैसे ही हम 4 हटाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात है, जो करंट होगा वो क्या करेगा, करंट हमेशा इस केस में डिक्रीज करेगा। ठीक है,